हाँ जी बेटा, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ यूआरपीएफ इन सैलरी हेड। यूआरपीएफ की बेटा फुल फॉर्म है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रीवियस क्लासेस में बेटा मैं आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के प्रोविजन बता चुका हूँ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी हम कर चुके हैं। आज बेटा हम चर्चा करेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आता है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बेटा होता कौन सा है। हाँ जी बेटा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, द प्रोविडेंट फंड विच इज नाइदर स्टैट्यूटरी, ऐसा प्रोविडेंट फंड बेटा जो ना तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है नॉर आरपीएफ नॉर रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा प्रोविडेंट फंड जो ना तो स्टैट्यूटरी हो और ना ही रिकॉग्नाइज्ड हो। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेटा कौन सा होता है, जिसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है, 1925। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जिसके ऊपर 1952। या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को हम ऐसे भी बोल देते हैं द फंड प्रोविडेंट फंड विच इज अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है जी। तो ऐसा प्रोविडेंट फंड जो ना तो स्टैट्यूटरी है, यानी कि जो ना तो 1925 एक्ट के अंतर्गत आता है और ना ही बेटा 1952 एक्ट के अंतर्गत आता है, ना ही वो रिकॉग्नाइज्ड है, उस फंड को हम किसका नाम दे देते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और ये कौन मेंटेन करता है, दिस फंड इज मेंटेन्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज। हाँ जी बेटा, ये फंड भी एम्प्लॉयर मेंटेन करता है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए। हाँ जी बेटा, हमने ये सीखना है कि सैलरी हेड में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसका बेटा एक देखिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ पहले एक। ये बेटा सपोज करो बेटा ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। ठीक है जी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कौन कौन पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, एक तो बेटा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका होगा, हाँ जी बेटा, इम्प्लॉई का। हाँ जी बेटा, एक तरफ कंट्रीब्यूशन बेटा और किसका होगा, एम्प्लॉयर्स। हाँ जी बेटा, एक तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो गया, एक बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया, और एक बेटा उसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो बैलेंस होता है बेटा, प्रोविडेंट फंड का जो भी बैलेंस है, हाँ जी बेटा, एक उसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस। और एक बेटा जब वो कर्मचारी रिटायर होगा तो रिटायरमेंट को उसका लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट ऑन रिटायरमेंट। हाँ जी बेटा, तो वन बाय वन बेटा हम सभी का ट्रीटमेंट समझते हैं। सबसे पहले इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे आ जाइए। इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का बेटा क्या करना है, इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का सेम रूल है। हाँ जी बेटा, ये फुली टैक्सेबल होगा, बट इसको सेपरेटली शो नहीं करना, बट नॉट शोन सेपरेटली।
हाँ जी बेटा, इसको अलग से क्यों नहीं दिखाते? बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक पे। ये बेटा पहले से ही बेसिक पे के अंदर इंक्लूड होता है, या ग्रोस सैलरी कह लीजिए, बेसिक पे कह लो बेटा, या फिर कह लो ग्रोस सैलरी। ठीक है, तो इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन बेटा फुली टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये बेसिक पे में पहले से ही शामिल होता है, इसलिए इसको अलग से शो नहीं करना। यदि क्वेश्चन में नेट सैलरी दे रखी है, नेट सैलरी का मतलब आफ्टर डिडक्शन ऑफ इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो आपको इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को बेटा उसमें ऐड कर देना है। सपोज करो फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है नेट सैलरी ₹3 लाख आफ्टर इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, हाँ जी बेटा, और इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ। हाँ जी बेटा, सपोज करो ये दे रखा 50,000, तो आपको क्या करना है, ग्रोस सैलरी बेटा निकाल लेनी है। हाँ जी बेटा, ग्रोस सैलरी कितनी आ जाएगी? अगर नेट सैलरी बेटा 3 लाख है और इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितना है 50,000, तो ग्रोस सैलरी बेटा आ जाएगी 3,50,000। ठीक है, तो सैलरी हेड में आप ये वाला अमाउंट लेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, जो पैसा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर जो हर साल बेटा पैसा डालेगा, उसका क्या करना है? हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बेटा जो हर साल डाला जाएगा, वो बेटा फुली एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ जी बेटा, फुली एग्जम्प्ट। ठीक है जी, उसके बाद बेटा आ जाओ इंटरेस्ट, जो हर साल प्रोविडेंट फंड बैलेंस के ऊपर हर साल बेटा जो इंटरेस्ट इम्प्लॉई के को मिलेगा या इम्प्लॉई के अकाउंट में जो क्रेडिट होगा, उसका क्या करना है? हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस, इसके ऊपर भी बेटा कोई टैक्स नहीं लगेगा, फुली एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, और रिटायरमेंट पे जब इम्प्लॉई बेटा रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट पे जो उसको लमसम अमाउंट मिलेगा, उसका बेटा क्या करना है? देखिएगा, रिटायरमेंट पे बेटा जो लमसम अमाउंट मिलेगा, हाँ जी बेटा, ये टैक्सेबल है। हाँ जी बेटा, रिटायरमेंट पे जो लमसम अमाउंट मिलेगा, ये बेटा टैक्सेबल होगा। अब इसके बाद इसको ध्यान से समझना, रिटायरमेंट पे जो लमसम अमाउंट मिलेगा उसमें से कितना पैसा टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल बेटा एक्सक्लूडिंग, ध्यान से सुनो जी, एक्सक्लूडिंग इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को छोड़ के, क्योंकि इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के ऊपर ऑलरेडी हर साल वो टैक्स देता रहा है ईयरली बेसिस पे, तो रिटायरमेंट में बेटा दोबारा टैक्स नहीं देगा इम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन। इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन मैंने लिखा फुली टैक्सेबल होता है, जब इम्प्लॉई अपने कंट्रीब्यूशन पे ईयरली बेस पे टैक्स दे चुका, तो रिटायरमेंट में बेटा जो लमसम अमाउंट मिलेगा वो दोबारा थोड़ा ही टैक्स देगा, इस तरीके से तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो रिटायरमेंट पे फिर क्या क्या टैक्सेबल है, सुनिए, नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं इसकी। हाँ जी बेटा, देखिए, लमसम अमाउंट ऑफ यूआरपीएफ रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, सपोज करो बेटा एक एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स, इसने बेटा 25 ईयर्स जॉब की है, 25 ईयर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसने जॉब की है,
और उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए कौन सा फंड मेंटेन किया हुआ है? यूआरपीएफ। 25 ईयर्स तक यूआरपीएफ के अंदर कर्मचारी ने भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है और इसके बॉस ने भी, एम्प्लॉयर ने भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है, और रिटायरमेंट पे बेटा वो सारा पैसा इकट्ठा इसको मिल गया। सपोज करो रिटायरमेंट पे इसको पैसा मिल गया यूआरपीएफ का 25 लाख। हाँ जी बेटा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट पे मिस्टर एक्स को 25 लाख रुपीज मिले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 25 लाख की मैं डिटेल लिख रहा हूँ। 25 लाख में उसको क्या क्या मिला होगा? हाँ जी बेटा, कुछ पैसा तो उसने अपना डाला होगा, 25 सालों में इंप्लॉइज का कंट्रीब्यूशन, मिस्टर एक्स का कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉई बेटा मैंने मिस्टर एक्स लिया है तो एक्स का कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, और क्या होगा? उसके बॉस का कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, तो बॉस कह लो या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, और बेटा क्या मिला होगा उसको? एक बेटा ब्याज मिला होगा, इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और बेटा क्या मिला होगा उसको, मिस्टर एक्स को? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। रिटायरमेंट पे बेटा जो पैसा मिला है उसको 25 लाख, उसके 4 कंपोनेंट हैं। हाँ जी, तो मिस्टर एक्स को 25 लाख रुपए जो मिले हैं, इस 25 लाख के अंदर बेटा कितने कंपोनेंट शामिल हैं? 4 कंपोनेंट। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं इस 25 लाख में 10 लाख तो बेटा उसके खुद के हैं। 10 लाख रुपए उसका खुद का कंट्रीब्यूशन है कर्मचारी का, जो उसने 25 सालों में डाला है। 25 सालों में यूआरपीएफ के अंदर कर्मचारी ने 10 लाख रुपए डाले हैं। एम्प्लॉयर ने भी मान लीजिए 10 लाख रुपए डाले हैं। एम्प्लॉयर ने भी बेटा 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट, एम्प्लॉई ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर बेटा, हाँ जी बेटा, मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट लगा है। 2.5 लाख रुपए बेटा ब्याज का अमाउंट है, और 2.5 लाख रुपए ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ब्याज का अमाउंट है। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा बताओ क्लियर है? 25 लाख रुपए मिले हैं, उस 25 लाख के 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तो कर्मचारी के खुद के हैं, 10 लाख रुपए बेटा एम्प्लॉयर के हैं, 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब करना क्या है? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कहाँ कहाँ कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 10 लाख रुपए। बेटा आप चैट बॉक्स में लिखो, क्या इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे? बताओ। रिटायरमेंट पे जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपए मिला, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, फुल्ली एग्जम्प्ट, ये एग्जम्प्ट है। रीजन क्या है? बिकॉज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका। किस बेस पे? ऑन ईयरली बेसिस। हाँ जी बेटा, ईयरली बेसिस पे टैक्स दे चुका है कर्मचारी। ये 10 लाख रुपए बेटा 25 सालों में टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये एक साल का कंट्रीब्यूशन ही है, 25 सालों का है, तो 25 सालों में हर साल जितना जितना पैसा वो डालता रहा, उसके ऊपर हर साल वो टैक्स देता रहा है। हाँ जी बेटा, कैसे टैक्स देता रहा है? क्योंकि बेसिक सैलरी का, ग्रॉस सैलरी का पार्ट होता है वो, तो ग्रॉस सैलरी में वो शामिल था। अब आ जाओ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, ये टैक्सेबल होगा रिटायरमेंट पे, टैक्सेबल फुली, फुल अमाउंट टैक्सेबल है ये। हाँ जी बेटा, अंडर सैलरी हेड। हाँ जी बेटा, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा के ऊपर जो ब्याज है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो 2.5 लाख का ब्याज है, ये भी फुली टैक्सेबल है अंडर सैलरी हेड। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ इस पे, ये जो बेटा 2.5 लाख रुपए हैं जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे ब्याज लगा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे बेटा जो ब्याज लगा है ये भी टैक्सेबल होगा रिटायरमेंट पे।
बट ध्यान रखिएगा ये पैसा कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का जो ब्याज है ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता। हाँ जी बेटा, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज हेड। हाँ जी बेटा, ये अदर सोर्सेज हेड के अंदर बेटा शो करना है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम टैक्सेबल होगा, बट बेटा कौन से हेड में? अदर सोर्सेज में। तो अगर मैं सैलरी हेड की बात करूं तो सैलरी हेड में टोटल अमाउंट कितना जाएगा बेटा? सुनो ध्यान से, सैलरी हेड में टोटल अमाउंट कितना टैक्सेबल हो गया? रिटायरमेंट पे सैलरी हेड में जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आएगा, हाँ जी बेटा, ₹10 लाख प्लस ₹2,50,000। सैलरी हेड में बेटा जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो आएगा 12.5 लाख। और ये जो 2.5 लाख रुपए हैं बेटा, ये 2.5 लाख रुपए अदर सोर्सेज हेड में जाएंगे, इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का। ठीक है जी, ये बेटा ध्यान रखना, ये प्रोविजंस हैं। अंकित कह रहे हैं सर ये टैक्सेबल तो रिटायरमेंट के टाइम पे होगा, तो करंट ईयर में क्यों जाएगा सर? करंट ईयर बेटा, बेटा मैं रिटायरमेंट वाले ईयर की ही बात कर रहा हूँ अंकित, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रिटायरमेंट वाले ईयर की बात कर रहा हूँ, रिटायरमेंट वाले ईयर में ऐसा होगा। ठीक है जी, अभी इसका मैं सम करवा रहा हूँ, उस सम से बेटा समझते हैं। इसका एक एग्जांपल है, अभी जो आपने सम मेरे से पूछा था, सभी बच्चे बेटा अपनी बुक में 32 सम निकाल लो। हाँ जी बेटा, 32 सम पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो बेटा, इसमें क्या कहता है। श्री श्याम लाल एक एम्प्लॉई है जिसकी मंथली सैलरी है 18,000। हाँ जी बेटा, ही वॉज ए मेंबर ऑफ अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड to which he contributed 10% of his salary, and his employer also contributed an equal amount. On 1st August 2019, he resigned. 1 अगस्त 2019 को बेटा उसने रिजाइन दे दिया एंड ज्वाइन अनदर ऑफिस ऑन द सेम डे, और उसी दिन उसने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली 20,000 पर मंथ पे। उसको अपने एम्प्लॉयर से 80,000 रुपये यूआरपीएफ का पैसा मिला, जिसमें 20,000 रुपये बेटा इंटरेस्ट के शामिल हैं, और आधा कंट्रीब्यूशन कहता है एम्प्लॉयर का है और आधा एम्प्लॉई का है। अच्छा, जो उसकी न्यू जॉब है, जहाँ पे उसने नई जगह जहाँ पे भी ज्वाइन किया है, वहाँ पे उसके बॉस ने उसने कौन सा फंड मेंटेन किया है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। पुराने एम्प्लॉयर ने तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया हुआ था, नए एम्प्लॉयर ने उसके लिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और उसके अंदर एम्प्लॉयर ने कितने डाले? 20,800। इसके अलावा उसको रहने के लिए बेटा एक अनफर्निश्ड हाउस मिला हुआ है एक ऐसे शहर में जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम है, द मुनिसिपल वैल्यू ऑफ विच वॉज 2,000। Find out his salary income assuming that salary due on the last day of each month। हाँ जी बेटा, देखिए हाँ जी बेटा कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्री श्यामलाल फॉर प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। हाँ जी बेटा, देखिए साथ में बेटा हमने वर्किंग नोट भी बनाना है, तो वर्किंग नोट हम बना लेते हैं यहाँ पर। वर्किंग नोट के लिए ये स्पेस हमारे लिए सफिशिएंट है। हाँ जी बेटा, पहले इस क्वेश्चन की रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा बेटा तैयार करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लूँ मैं।
हाँ जी बेटा, ये हमारा ईयर है 1/4/19 और यहाँ बेटा मैंने डेट लिख ली 31/3/20। ये बेटा बीच में एक डेट है जब उसने रिज़ाइन किया है। कौन सी डेट को रिज़ाइन किया है? 1/8/19 को। 1/8/19 बेटा क्या है? डेट ऑफ रिज़ाइन। डेट ऑफ रिज़ाइन भी कह सकते हैं और इसी डेट को बेटा उसने नई जगह भी ज्वाइन किया है। तो ये डेट ऑफ रिज़ाइन भी है और डेट ऑफ रिज़ाइन के साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है। हाँ जी बेटा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ न्यू जॉब। तो पहले ये देखो, उसने पुरानी पुरानी कंपनी में कितने महीने काम किया। ये बेटा टाइम गैप निकालो कितने मंथ्स बन रहा है और ये वाला टाइम गैप भी निकालो कितने मंथ्स का है। हाँ जी बेटा, 1/4/19 से 1/8/19 कितना टाइम गैप है बताओ। हाँ जी बेटा, कितने कितने मंथ्स? 5 मंथ्स तो बेटा ये हो गया। हाँ जी बेटा, फिर अगस्त टू मार्च। हाँ जी बेटा, 7 मंथ्स बेटा ये बनेगा। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा। पहले वो जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने उसके लिए कौन-सा फंड मेंटेन किया हुआ था? यूआरपीएफ। और अब नए एम्प्लॉयर ने उसके लिए कौन-सा फंड मेंटेन किया हुआ है? आरपीएफ। ठीक है जी। तो इस सम को बेटा मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, इस सम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये 4 मंथ्स बनेंगे जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 मंथ्स किसने बता दिए मुझे? बेटा मैं तो आप पे विश्वास कर लेता हूँ, बट आप मुझे हमेशा धोखा देते हुए हैं। चलो जी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ बेटा अभी। लो जी, यहाँ पे बेटा मैं कर देता हूँ 4 मंथ्स। लो जी, और ये कितने मंथ्स बनेंगे? ये बेटा बनेंगे 8 मंथ्स। चलो जी, ठीक है बेटा। अभी सबसे पहले मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, हाँ जी बेटा, पहले मैं बात करूँगा फॉर्मर एम्प्लॉयर की। फॉर्मर एम्प्लॉयर का मतलब जो उसका बेटा पुराना एम्प्लॉयर है, उससे जो-जो बेनिफिट मिले हैं, पहले उसकी चर्चा करेंगे। फिर बेटा बात कर लेता हूँ मैं न्यू एम्प्लॉयर या प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर। प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर से उसको जो-जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है जी। पहले फॉर्मर एम्प्लॉयर से बेटा देख लेते हैं क्या-क्या मिला उसको। फॉर्मर एम्प्लॉयर से बेटा क्या-क्या मिला है? सबसे पहले बेसिक पे। बेसिक पे आ जाओ बेटा। बेसिक पे 18,000 है। 18,000 इंटू 4 मंथ्स। हाँ जी बेटा, 72,000। अच्छा, न्यू एम्प्लॉयर की बेसिक पे बेटा लिखना चाहते हो तो लिख लो। नई जगह जहाँ उसने जॉइन किया है, वहाँ उसकी बेसिक पे बेटा कितनी है? हाँ जी बेटा बताओ, कितनी बेसिक पे है? 20,000 है। 20,000 पर मंथ। 20,000 इंटू 8, 1,60,000। चलो जी, बेसिक पे के बाद बेटा फिर लिखो। हाँ जी बेटा, यूआरपीएफ। हाँ जी बेटा, यहाँ पे लिखो लमसम अमाउंट ऑफ यूआरपीएफ। रिटायरमेंट पे उसको पैसा मिला है यूआरपीएफ का। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने रुपए मिले हैं? 80,000 रुपए मिले हैं। यूआरपीएफ का बेटा जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ध्यान से सुनो, 80,000 रिसीव हुआ है। इस 80,000 में लिखा हुआ है 60,000 तो कंट्रीब्यूशन के हैं और 20,000 रुपए बेटा ब्याज के हैं। 20,000 तो बेटा इंटरेस्ट के हैं और ये कंट्रीब्यूशन के हैं। अब इसमें से भी बोला हुआ है 50% एम्प्लॉई का है, 50% एम्प्लॉयर का है। फिर बेटा इसके 2 टुकड़े कर दो। 10,000 तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का ब्याज है और 10,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ब्याज। और ये बेटा जो 60,000 है, इसमें भी 30,000 एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है। इंटरेस्ट के बेटा 2 टुकड़े कर दो और कंट्रीब्यूशन के भी 2 टुकड़े कर दो। ठीक है? ये एम्प्लॉई का है, ये एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट, ये एम्प्लॉई और ये एम्प्लॉयर। ठीक है? तो मैंने अभी-अभी आपको बताया सैलरी हेड में बेटा कितना अमाउंट लूँ बताओ? अभी-अभी मैंने आपको पीछे रूल बताया है, सैलरी हेड में
रिटायरमेंट पे कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा? 10,000 तो बेटा ये वाले और 30,000 ये वाले, तो टोटल 40,000 पे बेटा टैक्सेबल होंगे। ये वाला अमाउंट अदर सोर्सेज में जाएगा, ये 10,000 पे, ये 10,000 पे बेटा अदर सोर्सेज हेड में जाएंगे और ये एग्जाम्प्ट होंगे। जो इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है बेटा ये एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है जी, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका। तो यहाँ पे बेटा 40,000 पे लिख दो, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब वो दूसरी कंपनी में आ गया जी, दूसरी कंपनी में उसको एक तो क्या मिली है, बेसिक पे। हाँ जी बेटा वो तो हमने लिख दी। अब आ जाओ दूसरी कंपनी ने में एम्प्लॉयर ने उसके लिए क्या मेंटेन किया हुआ है, आरपीएफ। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। एम्प्लॉयर ने बेटा कितना पैसा डाला हुआ है बताओ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने डाले हैं 20,800। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बेटा रूल कौन बताएगा, चैट बॉक्स में लिखो। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा कितने परसेंट तक एग्जाम्प्ट होता है? 12%। वेरी गुड, शीतल का आ गया, मधु का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। 12% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, दीपिका, पूनम, सेजल सभी का आंसर आ गया, 12% ऑफ सैलरी। हाँ जी बेटा, 12% बेटा माइनस कर दो जरा सैलरी का। सैलरी में क्या क्या लेते हैं, बेसिक पे, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल। इस क्वेश्चन में खाली बेसिक पे है, ना तो डियरनेस पे है ना ही कमीशन ऑन सेल। तो इसका बेटा 1,60,000 का 12% किसका करेंगे, 1,60,000 का। हाँ जी बेटा करो जरा, कितना बनेगा, 19,200 रुपये। 19,200 रुपये बेटा माइनस कर दो, तो बताओ बेटा कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,600 रुपये बेटा ये आ जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। हाँ जी बेटा, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, इसका बेटा वर्किंग नोट बना लेना। रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस का सेकंड वर्किंग नोट। हाँ जी बेटा, पहले ये देखो कि इम्प्लॉई को रहने के लिए जो मकान मिला हुआ है वो इम्प्लॉयर का खुद का है या किराए का है? हाँ जी बेटा खुद का है। म्युनिसिपल वैल्यू बेटा जो दे रखी है इसका कुछ नहीं करना, आपने अपने रूल के हिसाब से चलना है। म्युनिसिपल वैल्यू जो प्रचलित किराया दिया हुआ है उसका कुछ नहीं करना है। आपको तो ये देखना है कि जिस शहर में कर्मचारी को मकान मिला हुआ है वहां की जनसंख्या बेटा 10 लाख दे रखी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ जी बेटा, इसमें 3 केसेस बताए थे। हाँ जी, अप टू 10 लाख, 10 लाख तक, 10 लाख तक बेटा 7.5%। हाँ जी, तो 7.5% ऑफ सैलरी हो जाएगा। हाँ जी बेटा, 7.5% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेटा क्या क्या लेना है बताओ, सैलरी में क्या क्या लेंगे? सैलरी में बेटा एक तो बेसिक पे, ये वाली नहीं लेनी, फॉर्मर इंप्लॉयर का कुछ भी नहीं लेंगे बेटा, सुनो ध्यान से। फॉर्मर इंप्लॉयर का नहीं आएगा, प्रेजेंट इंप्लॉयर का। हाँ जी बेटा, 1,60,000 तो ये लेंगे, बस और कुछ है ही नहीं। डियरनेस पे भी नहीं है, बोनस भी नहीं है, फीस भी नहीं है, तो इसमें बेटा 7.5% हम कर देंगे किसका, 1,60 का। हाँ जी बेटा करना जरा, ये बेटा 12,000। बट मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि कोई कर्मचारी, हाँ जी बेटा सुनो ध्यान से, यदि कोई कर्मचारी एक टाइम पे 2 कंपनियों में जॉब कर रहा हो और रेंट फ्री हाउस एक एम्प्लॉयर ने दे रखा हो, एक कंपनी ने दे रखा हो, तो सैलरी दोनों की लेते हैं। बट यहाँ पे वो वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कर्मचारी एक टाइम पे 2 कंपनियों में जॉब नहीं कर रहा, देखो ध्यान से। यहाँ पहले वो एक कंपनी में जॉब कर रहा था, वहां से रिजाइन किया, फिर दूसरी कंपनी में आया। तो क्या इस क्वेश्चन में कर्मचारी एक टाइम पे 2 कंपनियों में जॉब कर रहा है? हाँ जी बेटा जरा मुझे बताओ।
कर्मचारी एक टाइम पे एक ही कंपनी में जॉब कर रहा है। अगर एक टाइम पे 2 कंपनियों में जॉब कर रहा हो, सुनो ध्यान से, एक टाइम पे 2 कंपनियों में जॉब कर रहा हो, तो बेसिक पे दोनों की लेंगे, बोनस दोनों का लेंगे, कमीशन दोनों का लेंगे, अलाउंसेस भी दोनों के लेंगे। ठीक है जी? भले ही मकान एक कंपनी ने दिया हो, बट आपको सैलरी में दोनों एम्प्लॉयर की लेनी है। बट इस क्वेश्चन में वो वाली सिचुएशन नहीं है। लो जी, तो 12,000 बेटा मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा, बताइए। लो जी बेटा, हो गया, और कुछ भी नहीं है। टोटल करो जी। टोटल करके बेटा मुझे ग्रॉस सैलरी बताइए। ग्रॉस सैलरी बेटा कितनी है? ग्रॉस सैलरी बेटा आ गई 2,85,600। और लेस बेटा क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), 50,000। लो बेटा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,35,600। हाँ जी बेटा, 2,35,600 क्या चीज़ है? टैक्सेबल सैलरी। लो बेटा, हो गया सम। बताओ जी, समझ में आ गया? हाँ जी बेटा। तो इस क्वेश्चन में बेटा जो न्यू पॉइंट है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का था। चलो जी बेटा, क्लास 1.5 मिनट की बची हुई है, रीलॉगिन कर लीजिए। इसको बेटा एक, हाँ चलो, अभी बेटा रीलॉगिन करो, क्वेश्चन करवाते हैं और